शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट रिसेंटली। अब ये हमसे सिटी पूछ रहा है, तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों ने मिलके किया है। रावलपिंडी आप याद रखिएगा, कौन से, पाकिस्तान के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है। इसमें भारत के तरफ से कौन गए थे? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है। और ये 9 साल बाद ऐसा हुआ है कि भारत के कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान किसी सम्मेलन में गए हैं। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन जो है ये 15 जून 2001 और इसका हेडक्वार्टर ये चाइना के बीजिंग में हो जाएगा। एक फैक्ट और करंट के आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि इसका अभी हाल ही में जो 10वां मेंबर कंट्री बना है, सदस्य बना है, वो बेलारूस बना है। याद रहेगा, बस इतने फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रिसेंटली रिसीव्ड द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। तो ये अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसको मिला है? तो चंद्रयान, देखिए आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिखेगा, चंद्रयान 3 मिशन के लिए। चंद्रयान 3 मिशन जब कंप्लीट हुआ था तो इसरो के चेयरमैन कौन थे या अभी भी हैं? एस सोमनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को। ये इटली के मिलान शहर में यह अवार्ड दिया गया है। इटली के मिलान शहर में यह अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि भारत जो है ये पहला कंट्री बना था। भारत पहला कंट्री बना था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला ये पहला कंट्री था, इसलिए अवार्ड दिया गया है एस सोमनाथ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिशन कंप्लीट कब हुआ था? तो ये मिशन हुआ था कंप्लीट 23 अगस्त 2023 और इसीलिए हम लोग 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे भी मनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमालिन मायोपैथी अ रेयर कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर प्राइमरी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ये पूछ रहा है, नेमालिन मायोपैथी नामक एक बीमारी है जो ये एक रेयर डिजीज है। ये इसके बारे में आपको बता दूं, ये 50,000 बर्थ पर कोई एक केस आता है। 50,000 बर्थ पर कोई एक केस आता है, इसलिए ये रेयर डिजीज में है। तो इसमें बॉडी का कौन सा पार्ट वीक हो जाता है? इसमें स्केलेटल मसल्स जो है ये वीक होने लगता है और टो के पास ये दिखने लगता है। तो और नेमालिन मायोपैथी को ही रॉड मायोपैथी भी कहते हैं, रॉड मायोपैथी। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है? हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी चंद्रचूड़ साहब, वही इस नेमालिन मायोपैथी को लेके अपनी परेशानी जता रहे थे। लोगों में ये बीमारी क्यों आता है इस पर चर्चा कर रहे थे, तो ये न्यूज़ में रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द MQ-9P प्रीडेटर ड्रोन्स रिसेंटली एक्वायर्ड बाय इंडिया फ्रॉम US। तो इसको पढ़ने का 3 तरीका है। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए US से अभी भारत ने क्या इंपोर्ट किया है? MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स, और ये टोटल 31 प्रीडेटर ड्रोन्स, कितने? 31 प्रीडेटर ड्रोन्स अभी इंपोर्ट किए गए हैं। अभी इसका प्राइमरी वर्क क्या है, मतलब इसका मुख्य जो काम है वो क्या है? तो ये हो जाएगा सर्विलांस एंड रिकॉनाइजेंस। ठीक है, याद रहेगा, सर्विलांस और रिकॉनाइजेंस फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये एंटी सबमरीन
और एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर दोनों में यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये जो ड्रोन है ये 40,000 फीट ऊपर तक 40,000 फीट ऊपर उड़ सकता है और 40 घंटों तक उड़ सकता है, घंटों तक उड़ सकता है। तो आप ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है, इसलिए आपको हर कुछ याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एडम्स अ स्ट्रेटोवोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो हमसे पूछ रहा है कि एडम माउंट जो है एक स्ट्रेटोवोल्केनो, ये किस कंट्री में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये अमेरिका में है, अमेरिका के वाशिंगटन स्टेट में है। देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, वाशिंगटन स्टेट, एक अमेरिका में वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट है जो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वो कोलंबिया स्टेट का एक शहर है वाशिंगटन, और ये वाशिंगटन स्टेट में एडम माउंट पाया गया है। अब ये स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है। स्ट्रेटोवोल्केनो ये कोनिकल शेप बनाता है, ठीक है, ये कोनिकल शेप, इसके पीक जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, और ये पिछले 3800 से 7500 सालों तक इसमें कोई इरप्शन नहीं देखा गया था, कोई इरप्शन नहीं हुआ था, लेकिन हाल ही के दिनों में इसमें इरप्शन देखा गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वेसल लॉन्च्ड अंडर द 2 मल्टीपर्पस वेसल प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी। मतलब भारत ने स्वदेशी एक वेसल तैयार किया है जो कि 2 मल्टीपर्पस वेसल प्रोजेक्ट के अंदर है। तो इस पहला वेसल का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा समर्थक। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये पहले ये तैयार किया गया है एल.एन.टी. शिपयार्ड, ये भी क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है, एल.एन.टी. शिपयार्ड कट्टुपल्ली में इसका निर्माण किया गया है। और इसका यूज़ क्या है, तो टाविंग शिप्स है, लॉन्चिंग टारगेट, टेस्टिंग वेपन्स, बहुत सारे। अब वेसल के तो बहुत सारे यूज़ होते हैं ना, तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं। और इसका स्पीड जो है ये 15 नॉट्स है, स्पीड जो है ये 15 नॉट्स है। तो भारत का जो अपना स्वदेशी प्लान है, अपना आत्मनिर्भरता है, उसके ओर बढ़ता एक कदम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीज इनिशिएटिव विच वाज सीन इन न्यूज़ एम्स टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन इन विच रीजन। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है, तो इसका आंसर देखिए सहारा में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सब सहारन अफ्रीका। यहाँ बहुत ज़्यादा मरुस्थल क्षेत्र है, जिसकी वजह से क्लाइमेट भी वहाँ का बहुत ज़्यादा बिगड़ा रहता है और खेती भी लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम आता है, मतलब बहुत खाने में खाद्य पदार्थ में बहुत कमी हो जाती है। तो अब इससे क्या होगा, ट्रीज इनिशिएटिव ये पहल क्यों लाया गया है, तो इस पहल के थ्रू जो छोटे किसान हैं उनको मदद मिलेगी, फॉरेस्ट गार्डन्स लगा जाएंगे, जिससे कि फूड सिक्योरिटी बढ़ सके, खाद्य पदार्थ का खेती किया जा सके। और इससे मिट्टी के फर्टिलिटी, जैसे हम ट्रीज लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो आपको पता होगा कि मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो ग्रो करता है, फर्टिलिटी बढ़ता है, और एक तरह का अच्छा इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम भी, ग्रीनरी थोड़ा क्रिएट होता है, इसलिए ये पहल लाया गया है। तो कहाँ लाया गया है ट्रीज इनिशिएटिव, सब सहारन अफ्रीका में। आपको बस ये देखना है, ट्रीज इनिशिएटिव डिजर्टिफिकेशन वर्ड देखना है, सहारा देखना है, आंसर टिक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बारीकी से समझते चलो, एग्ज़ाम के पार्ट यही बनते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। अब हमसे पूछ रहा है, विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर
डॉक्टर एस जयशंकर टू इन्हांस सेफ एंड लीगल माइग्रेशन फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो अभी हाल ही में ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे जो हमारे भारतीय मजदूर या फिर कोई वर्किंग सेक्टर में जो बाहर जा रहे हैं, जो अब्रोड जा रहे हैं, तो उनका जो है ना लीगल माइग्रेशन होगा सेफ, मतलब उन पर ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ये पोर्टल काम कैसे करेगी, इस पर क्या अपलोड करना होगा, ये सब के लिए मतलब एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स असेंबली unanimously passed a resolution urging the BJP-led central government to withdraw the Waqf Bill 2024। मतलब कौन सा ऐसा विधानसभा है, किस राज्य का विधानसभा है जिसने एक रिजोल्यूशन पास किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा है वक्फ बिल को वापस लेने? तो ये केरला विधानसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरला विधानसभा। ये वक्फ बिल का तो आप सुनेंगे, कुछ दिन पहले बहुत चर्चे में था। तो ये केरला विधानसभा के द्वारा ये रिजोल्यूशन पास किया गया है। आपको डायरेक्ट बस यही याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर्ड $1 billion in pledges during a fundraising event in Berlin to address global health emergencies। तो आपको पता है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज ये WHO ये करती है, WHO, तो इसका आंसर भी हो जाएगा WHO। तो इसने क्या किया है, एक सस्टेनेबल टाइप का फाइनेंसिंग, जो कि जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो फंड रेजिंग का तरीका है उसको थोड़ा सस्टेनेबल कीजिए, मतलब फंड रेजिंग भी सस्टेनेबल टाइप का लोगों के बीच हो। तो ऐसा WHO ने जब किया तो बर्लिन में $1 बिलियन के करीब लोगों ने फंड दिया ग्लोबल हेल्थ के लिए। तो ये अच्छी बात है, मतलब ये फंड रेजिंग अगर होते रहे तो लोगों को सहायता मिल पाएगी। वैसे कंट्री जो बहुत बीमारियों से, जैसे आप देख रहे होंगे रवांडा अभी बहुत ज़्यादा जूझ रहा है बीमारियों से, कितनी मौतें हो गई, या फिर मतलब हेल्थ इमरजेंसीज जैसे कोरोना ही आ गया था, तो उसमें फंड WHO के पास रहेगा तब तो WHO किसी गरीब कंट्री को या फिर ज़रूरतमंद कंट्री को मदद कर पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट एम्ड एट रिविटलाइजिंग 129 बिल्स, जिसको हम लोग आर्द्र भूमि भी बोलते हैं। तो ये किस राज्य सरकार ने अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि 129 आर्द्र भूमि को फिर से रिविटलाइज किया जाएगा, मतलब फिर से इसको ठीक किया जाएगा। तो ये अभी हाल ही में असम सरकार की पहल है, असम सरकार। अब इससे क्या होगा, तो ये वेटलैंड से ये मिटिगेशन ऑफ फ्लड, मतलब कुछ यूजेज इसका जान लीजिए। ये फ्लड मिटिगेट करेगी, मतलब फ्लड को कम करेगी, बाढ़ को कम करेगी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और इससे जो फिश है ना, मत्स्य पालन, ये ज़्यादा हो पाएगा, अधिक हो पाएगा। तो इसके लिए यह असम सरकार की ये परियोजना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which city is recognized as the richest city globally regarding sovereign wealth funds? हमसे सीधा पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर है जो सोवरेन वेल्थ फंड में सबसे रिचेस्ट है, सबसे अमीर है। तो ये हो जाएगा UAE का कैपिटल अबू धाबी। अबू धाबी जो है ये सोवरेन वेल्थ फंड के मामले में सबसे लीडिंग सिटी है, सबसे रिचेस्ट सिटी है। अब ये सोवरेन वेल्थ फंड होता क्या है, आप एक लाइन में समझ लीजिए। जैसे किसी इंडिविजुअल के पास सरप्लस मनी होता है, अगर आप ही के पास आपके यूज के अलावा कुछ मनी है, अगर आप उसको बैंक में रखते हैं या फिर उसको घर में कैश के रूप में रखते हैं,
तो वो मनी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो मनी का आपका वैल्यू घटता चला जाएगा। इसलिए सरप्लस मनी को लोग क्या करते हैं, कोई एसआईपी कर देता है, कोई रियल एसेट में लगा देता है, कोई बॉन्ड खरीद लेता है, कोई स्टॉक में लगा देता है। तो वैसे ही जब कंट्री के पास सरप्लस मनी आती है ना, वो चाहे टैक्स के थ्रू हो या फिर एक्सपोर्ट के थ्रू हो, जैसे भी हो, सरप्लस मनी होगी तो उसको ये क्या करता है, इसको ये इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देता है। अब ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे या स्टॉक में इन्वेस्ट करे या बॉन्ड में इन्वेस्ट करे या फिर किसी कंट्री को उसके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे दे और उस पर क्या मिलता है फ़ायदा, ROI, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत हाई होती है। तो इससे जो है वेल्थ और बढ़ता जाता है। समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द 2024 संघाई मास्टर्स मेन सिंगल टाइटल। दोस्तों मुझे नहीं पता आप इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हो, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सीधा याद करो संघाई मास्टर सिंगल का पुरस्कार किसने जीता है। मेल फीमेल आपके दिमाग में रहना चाहिए। संघाई मास्टर सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो ये भी हाल ही में जैनिक सिनर, ये इटालियन टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर ने दिख लिया। ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर भी है, अभी वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, तो ये जीत लिया। ये कहाँ के हो जाएंगे, ये इटली से बिलोंग करते हैं, इटली से। तो अभी हाल ही में जैनिक सिनर ने क्या दिख लिया है। और ना ही सिर्फ इन्होंने जीता ही नहीं है, नोवाक जोकोविक का ये 100वां टाइटल था, तो इस 100वां टाइटल को डिफेंड किया है, मतलब 100वां टाइटल जीतने से इन्हें रोका है। राफेल नडाल, इन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये स्पेनिश खिलाड़ी हो जाएंगे, इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये नवंबर के बाद रिटायर हो जाएंगे। कार्लोस अल्काराज, ये भी स्पेन के हो जाएंगे। नोवाक जोकोविक से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि इस बार का ओलंपिक में गोल्ड इन्होंने जीता है और सबसे ज़्यादा उम्र दराज जीतने वाले ये यही बन गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमर अब्दुल्ला टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूटी। तो आपको पता है कि एक दशक के बाद जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हुआ है। अभी इलेक्शन हुआ था ना जम्मू कश्मीर में, और इसमें जो विजेता रहा था, इसमें जो इलेक्शन विनर रहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, और इसी के वाइस प्रेसिडेंट थे ओमर अब्दुल्ला। तो देखिए ये जम्मू कश्मीर जो है ये 90 सीटों का सब असेंबली है, 90 सीटों का विधानसभा है यहाँ। तो इसमें 49 सीट जो है ये JKNC मतलब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर जीती है, जिसमें 42 सीट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले जीता है। बीजेपी को इसमें कितना रहा है, बीजेपी को 29 सीट। और सबसे खराब जो स्थिति रहा है वो रहा है महबूबा मुफ्ती, PDP पार्टी जिसका है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने बस 3 सीट जीता है, याद रखिएगा PDP। तो देख रहे हैं समय बदलते देर नहीं लगता है किसी का। महबूबा मुफ्ती जो पहले इतना आगे रहती थी अभी 3 सीट बस जीती है। तो ये क्या आंसर इसका हो जाएगा, अब तो आंसर आपको पता ही होगा, आंसर है A हो जाएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज डायरेक्टेड बाय करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री। अब ये क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कौन होंगे, इंडिया के नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस संजीव खन्ना। अब ये जो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दिया है, इसमें बस ये बोल रहा है कि जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है जो कि नियम के तहत है। ये सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, उसके बाद सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री उधर से अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है। तो ये अब कौन बन जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जस्टिस संजीव खन्ना बन जाएंगे।
अभी कुछ ऑप्शंस है, ये एकदम करेंट के हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। जस्टिस MS रामचंद्र राव, ये हाल ही में चीफ जस्टिस बने कहाँ के? झारखंड के, झारखंड हाई कोर्ट के। जब भी झारखंड हाई कोर्ट का बात आता है तो मैं बताता हूँ कि ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। जस्टिस सुरेश कुमार कैती, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हाल ही में ये चीफ जस्टिस बनाए गए थे। और विनोद चंद्रन, ये पटना हाई कोर्ट के जज हो जाएंगे, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा, समझ में आया होगा। करंट अफेयर्स थोड़ा डिटेल में मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि BPSC में क्वेश्चन सीधा नहीं आता है दोस्तों, स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है। मैं BPSC का भी क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन तैयार कर रखा हूँ, उसको दिखाऊंगा कि आपका क्वेश्चन किस पैटर्न में आता है। होता ये है कि हम लोग 500-600 रट के तो चले जाते हैं क्वेश्चन, और वहाँ जब जाते हैं तो क्वेश्चन कुछ और ही फॉर्म में रहता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो थोड़ा डिटेल स्टडी मैं करवा देता हूँ ताकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहे और क्वेश्चन को आप आराम से टैकल कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।